हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27 और आज तारीख है 5 सितंबर 2020। और 5 सितंबर को हम क्या करते हैं, 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। इसलिए आज का दिन शिक्षक दिवस का है। और आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज शिक्षक दिवस के दिन, टीचर्स डे के दिन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 27 जो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है और सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय का है। और आज के दिन मैं भी आपको शुभकामना देता हूं कि आपके जो भी शिक्षक होंगे उनसे आपको इतनी शिक्षा मिलेगी कि आप अपने ज़िंदगी में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए इसी नई सोच के साथ हम लोग आज का वर्कशीट शुरू करते हैं। और वर्कशीट में हमें पढ़ना है विनिर्माण उद्योग। ठीक, तो इससे पहले भी विनिर्माण उद्योग से संबंधित हम लोग वर्कशीट पढ़ चुके हैं कि विनिर्माण उद्योग के कौन कौन से तत्व होते हैं, उनको चालू करने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक ना, और विनिर्माण उद्योग किन किन स्थानों में स्थापित करना चाहिए, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। तो अब देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो चलिए इस अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक ना, जो उद्योग हैं तो ये उद्योग ही बहुत सारा सामान बनाते हैं और वो सामान बिकते हैं या फिर हमारे उपयोग के लिए आते हैं, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होती है। आपने पढ़ा है कि यह द्वितीयक सेक्टर है। प्राथमिक क्षेत्र में आपने कृषि के बारे में पढ़ा है और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग के बारे में पढ़ा है और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। तो उद्योग जो है यह द्वितीयक क्षेत्रक है और ये सेकंड सेक्टर माना जाता है इसको अर्थव्यवस्था में। और यह किसी भी देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा औद्योगिक स्थिति सही रहेगा तो हमारे देश की कृषि भी विकसित होगी, हमारे देश के लोग भी विकसित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का जीडीपी बढ़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, पीछे के वर्कशीट में इसकी चर्चा भी की गई है, तो सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा और इससे हमारा देश चौतरफा विकास करेगा। तो उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। एक तरफ जहां उद्योगों से हम विकसित होते हैं, विकास प्राप्त करते हैं, तो ये प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो उसमें कहा गया, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को 1990 के लेवल में लाएंगे या फिर उसको कम करेंगे। लेकिन विकसित देशों ने इस चीज़ों को नहीं माना, क्योंकि ऐसा करने से उनको अपने उद्योग को बंद करना पड़ता, ठीक ना, उद्योगों की संख्या कम करनी पड़ती। तो इसका मतलब है कि जब हम उद्योग लगाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण भी होगा, कार्बन उत्सर्जन भी होगा, जिससे कि हमारा पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित होगा। तो जहाँ उद्योग से हमें फायदे हैं वहाँ उद्योग से कुछ नुकसान भी है, और इसका नुकसान ये है कि इससे हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित होता है। तो मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषणों के लिए उद्योग जिम्मेदार हैं। मतलब उद्योग कैसे कैसे प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, आप देखिए। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग वायु प्रदूषण के इन सब के विषय में जान लेते हैं। वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि हवा में अगर कुछ वैसा अवांछनीय पदार्थ मिल जाए जो कि हमारे लिए हानिकारक हो और हमारे उपयोग के लायक नहीं रह जाए वायु, मतलब हम सांस लेने में दिक्कत हो। जैसे कि आप दिल्ली की हवा के बारे में जानते हैं कि दिल्ली की हवा काफ़ी प्रदूषित होती है। यहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें मिलती हैं, चूँकि गाड़ियों से जो धुआं निकलते हैं उन जहरीली धुओं से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है। तो इस तरह से उद्योग से ही गाड़ियाँ बनी हैं और गाड़ियों से ही वायु प्रदूषण होता है। तो ये उद्योग वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। और जल प्रदूषण में क्या होता है कि उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, ये सब किसी न किसी माध्यम से बह करके नदियों में जाते हैं, जल में जाते हैं। आप यमुना की पानी को देख सकते हैं, वो कितना काला दिखता है। तो ये सब रासायनिक पदार्थ हैं जो कि उसके जल को प्रदूषित कर दिए हैं। अवांछनीय पदार्थ उसमें मिल गए हैं जिसका कि कोई उपयोग नहीं है। और आपने देखा होगा कि यमुना की मछलियाँ किस तरह अकारण ही मरती जा रही हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रासायनिक तत्व ऐसे मिले हुए हैं जो कि उन मछलियों की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण। भूमि में भी
तरह तरह के रासायनिक तत्व मिल जाते हैं। बहुत जगह देखते हैं कि भूमि के अंदर प्लास्टिक के कचरों को दबा दिया जाता है, जो कि सड़ने में और उसका विघटन होने में बरसों बरस लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो खराब होती है और भूमि हमारे उपयोग के लायक नहीं रह जाती है। तो भूमि प्रदूषण के लिए भी उद्योग जिम्मेदार हैं। और ध्वनि प्रदूषण, उद्योगों से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उद्योग से जो शोर निकलते हैं, उद्योगों के द्वारा ही गाड़ियाँ बनी हैं और ये गाड़ियाँ सड़कों पर इतना ज़्यादा शोर मचाती हैं कि आप किसी मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा होकर देख सकते हैं कि जब कोई बस गुजरती है तो उससे कितना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक, तो इस तरह से जो उद्योग हैं ये पूरी तरह से हर तरह का प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए नीचे अब इस पैसेज में आपके लिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा कि बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन है। आपने देखा होगा कि पहले कैंसर बहुत कम होता था, आज त्वचा कैंसर होता है। तो त्वचा कैंसर कैसे होता है? त्वचा कैंसर सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक ना, सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण ओजोन परत के क्षय होने से, ये मान लीजिए ये जो ओजोन परत है तो इसमें बीच में ये खत्म हो गया, तो खत्म होने से ये किरणें धरती तक आ रही हैं। ठीक, और ये किरणें जब किसी व्यक्ति के त्वचा पर पड़ती है, ठीक ना, तो उसमें त्वचा कैंसर होता है। ठीक ना, तो ये खतरनाक किरण ओजोन परत के क्षय होने से आ रही है और ये पर्यावरण से ही हो रहा है। कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन होने की वजह से हमारे ओजोन परत में छिद्र हो गया, जिससे कि पराबैंगनी किरणें धरती तक आ रही हैं और वो हमारे तरह तरह के नुकसान पहुंचा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी इन्हीं की वजह से हो रहा है। पूरा विश्व गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक ना, गर्मी से तरह तरह के बीमारी हो रहे हैं। तो ये सारा दोष जो है इन उद्योगों का ही है और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषणों का ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यावरणीय निम्नीकरण, मतलब पर्यावरण का निम्न स्तरीय हो जाना, पर्यावरण का खराब से खराब हो जाना, पर्यावरण का बहुत नीचा स्तर हो जाना, यानी उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। ठीक ना, तो वो प्रयास क्या हो सकते हैं? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, ठीक ना, आप हरियाली को बढ़ावा दीजिए। ठीक, और इस तरह से आप इसके निम्नीकरण होने को रोक सकते हैं। और कह रहा है कि कारखानों से 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। मतलब अगर 1 लीटर गंदा पानी कारखाना से निकलता है तो उससे 8 लीटर पानी गंदा होता है। इसे रोकने के लिए हमें जल का उपयोग कम से कम करना होगा और वहीं पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग भी करना होगा। मतलब पानी का कुछ ऐसा सिस्टम लगाना होगा कि उसका रिसाइकल हो सके और उस पानी का हम दोबारा प्रयोग कर सकें। ठीक ना, तब जाकर के हमारे पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, निम्नीकरण से बचाव होगा। ठीक ना, मतलब उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगी। और वर्षा जल को बचाना, नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा। जगह जगह तालाब बना करके, छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे गड्ढे बना करके, खेतों में ऐसा देखा जाता है कि जब वर्षा का जल होता है तो वो पानी बह जाता है। फिर से रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम एक नया चला हुआ है, जो कि घर के छतों पर जो पानी इकट्ठा होता है उस पानी को बोरिंग के माध्यम से जो धरती के नीचे पहुंचा दिया जाता है। ठीक ना, तो इस व्यवस्था को रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो वर्षा के जल को बचाने से क्या होगा कि हम नदियों को अपशिष्ट होने से बचा सकते हैं और इन पानियों का हम उपयोग कर सकते हैं। इससे नीचे का जो जल स्तर होगा वो बरकरार रहेगा और हमें स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलेगा। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा, उस पर बल देना होगा। जो कोयला पर जो मशीनें चल रही हैं उनको बिजली से चलने वाली मशीनों में परिवर्तित करना होगा, सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीनों में परिवर्तित करना होगा। ऐसी मशीन उपयोग में लाए जाएं जो अधिक ऊर्जा सक्षम और कम ध्वनि प्रदूषण करते हो, मतलब कि ऊर्जा ज़्यादा देता हो और ध्वनि प्रदूषण उससे कम होता हो। तो आजकल बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं दी गई होती है। आजकल आप लोग देखते हैं कोई भी बिजली का उपकरण आप लोग खरीदते हैं तो उसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार,
इस तरह से करके 4 स्टार और 5 स्टार तक के सामान आते हैं। तो जो 5 स्टार तक का सामान होता है थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए कि कहता है कि यह बिजली कंजम्पशन को कम करता है, मतलब कि यह कम ऊर्जा में कम ऊर्जा खपत करके ज़्यादा शक्ति देता है। तो इस तरह के सामान उपकरण पर ऐसी सूचनाएं दी गई रहती हैं और ऐसे सामान बाजार में उपलब्ध हैं। तो हमें इन्हीं सब तरह के सामान उपयोग करना चाहिए और तभी समस्या दूर की जा सकेगी। तो ये आपका वर्कशीट हुआ और वर्कशीट से के हिसाब से ये आपका अनुच्छेद हुआ। आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और पहला प्रश्न है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट है कि आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं, आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग एक एक करके करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि उद्योगों से निकलने वाले धुएं, शोर, अपशिष्ट पदार्थ और हानिकारक रासायनिक तत्व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण होता है, ठीक। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, आप उसको लिख लेंगे। और प्रश्न 2 है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि प्रदूषण की वजह से हमें सांस की बीमारियां, सिर दर्द, वातावरण में गर्मी, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि मतलब कम बारिश होना और ग्लेशियरों का पिघलना मतलब कि बर्फ़ के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल करके समुद्र के तल को बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि गाड़ियां ऑड इवन फार्मूला पर चलाई जा रही हैं। तो ये सब पर्यावरण से, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याएं हैं जो कि हमारे आसपास दिखती हैं। और नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है कि पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। सौर ऊर्जा के प्रयोग पर जोर देना चाहिए। तो इससे पर्यावरण का निम्नीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है कि आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं, आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बात का ध्यान देने को कहेंगे। तो इसका उत्तर है कि घरेलू उपयोग के लिए 5 स्टार रेटिंग्स वाले सामान जो कम ऊर्जा पर चलते हैं तथा कम प्रदूषण करने वाले सामान खरीदने चाहिए। ऐसा कोई भी सामान खरीदने से बचना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।